एक सेकंड, ये क्या हो रहा है इसमें? क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? क्या मेरी वॉइस आ रही है? ओके। ये यस सर। और स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं सर, सर अभी नहीं दिख रही, कि नहीं दिख रही? अभी ये दिख रही रहेगा। है, पिछली बार नहीं दिख रही है सर। ओके। अब दिख रही है सर, अब दिख रही है वीडियो दिख स्क्रीन रही है, दिख रही है। कैमरा सर कैमरा को बैक कर लीजिए। हाँ हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। ये आज रहेगा इशू मुझे लग रहा ना। एक मिनट, बैक कैमरा कर लेता हूँ। चलिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है सीओजीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है जो मोस्ट पॉपुलर है हमारा सीओजीएस का, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स। सेल्स को भी नेट सेल्स कंसीडर करना आपने, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस करेंगे इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है ये, जी ऑब्लिक कर रखा है मैंने, यानी कि स्लैश प्रॉफिट। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को अगर इधर ले आएंगे तो सीओजीएस में अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? सेल्स। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन हो, तो उसके बेस पे हम सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने बताया भी था आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो हो गया हमारा सीओजीएस का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सर हाँ बेटा। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपके कैमरे का ना फोकस बार बार वो शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लर हो रहे हैं जो आप लिख रहे हैं, तो वो क्लियर नहीं है। यस सर। सर इंटरनेट इशू भी हो सकता है, एंड आई बिलीव वो आपके फोन भी कैमरा फोकस ले रहा है डिफरेंट। नहीं ठीक, अब विजिबल है सर, अब विजिबल है। इतना सही है सर, इतना सही है। ओके, हो सकता है इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। चलिए, एवरेज स्टॉक जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं, किसी भी तरह का एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर हम। मान लीजिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट सेल्स, ऐसे दे सकता है क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल्स सपोज करो आपका 4 लाख, और कैश सेल्स क्वेश्चन में दे दे 20% ऑफ टोटल सेल्स, और क्वेश्चन में बोल दे आपको ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 20% ऑन सीओजीएस। जो मैं आपको मतलब सिखा रहा हूं नए क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन आपके। ठीक है, और साथ में दे दे आपको ओपनिंग स्टॉक 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे दे 40,000। ठीक है, अब आपको आंसर कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले क्या है, हमें ध्यान रखना, अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो ओपनिंग स्टॉक तो चलो मुझे पता चल गया, परचेजेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मींस के फर्स्ट फॉर्मूले से तो सीओजीएस आपका कैलकुलेट नहीं हो सकता इससे, लेकिन दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखो सेल्स चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हिंट है हमें दिया हुआ है, कैश सेल डायरेक्ट नहीं दिया, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टोटल सेल आपको पता चल जाए तो टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका हिंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट का हिंट दिया हुआ है देखो 20% ऑन सीओजीएस, लेकिन बात ये आती है कि सर सीओजीएस तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सीओजीएस का 20% और सीओजीएस अगर पता होता उसका निकालते तो सीओजीएस तो डायरेक्ट ही निकल जाता, तो फिर हमें इसकी जरूरत ही क्या सेल्स की। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस आपका पेपर में आता है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे हम, तो वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपने क्रेडिट सेल्स लिखना है, टोटल सेल निकाल लो। क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है आपका 4 लाख रुपीस, कैश सेल्स है आपका 20%, यहां साइड में लिखेंगे 20% ऑन टोटल सेल्स, तो टोटल दोनों को क्रेडिट और कैश को ऐड कर दूं तो टोटल सेल्स आएगा। अब लेकिन हमें ये नहीं पता टोटल सेल कितना, तो मैं 20% कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो आपने क्या करना, बड़ा सिंपल सा है, देखो जब क्वेश्चन में आपको ये ना पता हो कि क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और टोटल सेल्स में से किसको, तो आप ये देखो कि इसमें से कोई एक परसेंटेज गिवन होगा, और वो परसेंटेज जो गिवन होगा ना, जैसे ये 20% है, ये किसका है, क्रेडिट सेल्स का है या टोटल सेल्स का? तो आपको देखो
20% दे रखा है टोटल सेल्स का, तो इट मींस के टोटल सेल्स को लेट कर लो आप 100। अब आप देखोगे अगर मैं कहूं कि आपके जो एग्जाम में 80% मार्क्स आते हैं तो कैसे लिखा होता है 80%? 80/100। तो देखो ये दिख रहा है आपको 20/100। तो आपने इसको लेट क्यों किया? क्योंकि इसका 20% है तो ये तो 100 रहेगा ही, नेचुरल सी बात है। अगर अब क्वेश्चन में मैं देखूं तो क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल सेल्स बन जाएगा। तो अगर ये 100 लेट किया तो इट मींस कि ये 20 हुआ तो ये ऑटोमेटिक 80% को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा रफ में निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल सेल्स निकाल लेंगे। तो टोटल सेल्स किस तरीके से निकालेंगे आप? अगर आपका 4 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है 80% को, तो आप 80 से डिवाइड कर देंगे। अब आप ऐसे समझे कि ये परसेंटेज नहीं है, मान लो आप ये चेयर मान लो, टेबल मान लो, फैन मान लो, एसी मान लो, जो आप मानना चाहें। आप यूं समझो कि कोई भी 80 यूनिट्स में परचेज करता हूं और उसके लिए मुझे कितनी कीमत पे करनी पड़ती है? 4 लाख। तो 100 के लिए कितनी पे करनी पड़ेगी? तो आप क्या काम करोगे, 4 लाख को डिवाइड कर दो 80 से। तो मैंने यहाँ पे 80 से डिवाइड कर दिया, इनटू 100 कर दो। तो इनटू 100 करोगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी, जो कि कितनी हो गई हमारी? 5 लाख। मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया है क्योंकि इजी सा क्वेश्चन था। तो 5 लाख रुपीज होगी। इट मीन्स कि यानी कि आपके पास ये आ गया, टोटल सेल्स आ गया 5 लाख। जब आपके पास क्वेश्चन में 5 लाख आ जाएगा तो इसका देखो, आपको क्वेश्चन में 20% बोला था ना, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल सेल 5 है, इसका 20 कितना हो गया? 1 लाख। हालांकि हमें जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो, भाई कहीं हो सकता है यहाँ काटने में गलती रह गई हो हमसे, है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो 4 लाख प्लस 1 लाख दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल हो गया 5 लाख। ठीक है, अब आपके पास टोटल सेल्स आ गई, लेकिन क्वेश्चन में टोटल सेल्स थोड़ी चाहिए हमें, तो क्या चाहिए? सीओजीएस चाहिए। तो ओके, तो सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लो फर्स्ट स्टेप निकाल दिया हमने। ठीक है, जब क्वेश्चन में सीओजीएस मतलब ऐसे दिया होता तो बड़ा आसान था, लेकिन ये नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने शुरू में ही थोड़ा सा इस तरह का ले लिया जो एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, अब इसके बाद क्या करना है अपने को? सीओजीएस कैलकुलेट करना। तो बड़ा सिंपल सा है, अभी मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा, देखो, सेल्स में से माइनस कर देते ग्रॉस प्रॉफिट, तो सीओजीएस कैलकुलेट होता है। या फिर मैंने बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट को उधर ले आओ, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो सेल के इक्वल हो गया। तो हम इसको इस तरीके से लिखने के बजाय ऐसे लिखेंगे, सीओजीएस में अगर मैं ऐड कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेरा क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? सेल्स। सेल्स रिप्रेजेंट किसको करेगा? टोटल सेल को। ध्यान रखना, कैश और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल तो सेल होता है, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी सेल्स है? तो सीओजीएस प्लस ऐड करेंगे हम इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, तो दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा सेल। जो ये टोटल सेल है ये हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऑलरेडी। ये कितना आपका? 5 लाख। ठीक है, अब ये 5 लाख जो है, अब क्वेश्चन में क्या हिंट है? देखो, आप जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कहा था ना कि 3 अमाउंट में से एक अमाउंट है आपको पता होगी और एक परसेंटेज पता होगा। तो इन तीनों में से एक अमाउंट आपको पता है, देखो 5 लाख सेल्स है ना, ये कैलकुलेट कर लिया आपने। एक परसेंटेज भी पता होगा क्वेश्चन में, ये 101% होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑन सीओजीएस। तो 20% ऑन सीओजीएस का मतलब 20%, ये देखो ये हो गया हमारे पास 20%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। तो आपने लेट क्या करना है? आप सीओजीएस को लेट करना है 100, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था, जिसका बोलेगा आपने उसको 100 मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देता हूँ, 25 बना देता हूँ मैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। मान लीजिए 25% ग्रॉस प्रॉफिट है किसका? सीओजीएस को। तो सीओजीएस को तो फिर भी 100 ही लेट करना आपने, 25 हो जाएगा तो क्या है? अब आपको पता है कि यानी कि अगर मैं सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को ऐड करके सेल्स बोल रहा हूं, तो इट मींस कि 100 अगर इसको लेट किया है, ये 25 है, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 125% को। अब जैसे कि मैंने ऊपर बोला था कि आप इसको है ना परसेंटेज मत मानो, ये मानो ये यूनिट्स है, आपने कोई भी यूनिट परचेज किया है, सेल्स किया, वटएवर जो आप मानना चाहे। तो आप क्या करोगे? सीओजीएस कैलकुलेट करना। तो आप यहाँ लिखो सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर 5 लाख रुपीज की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है आपकी? 125। अगर आप सेल करते हो तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दो। आपको कितने की चाहिए? 100 की, तो 100 से कर दो इसको। तो इसको कट करोगे तो 25 से कट रहा है, देखो 5 आ गया, और इससे काटेंगे तो ये 4 आ गया। अगर 5 से इसको काटेंगे तो 1 लाख आ गया। इट मींस कि क्या हो गया क्वेश्चन में? 4 इंटू 1 लाख, तो कितना गया सीओजीएस आपका? 4 लाख। अब क्वेश्चन में देखो आपका ये आंसर आ गया 4 लाख। अब क्वेश्चन में आप देखोगे कि 25% किसका था? सीओजीएस का ना, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका 25% कितना होता है? 4 लाख का 1 लाख हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल अमाउंट आ गई आपकी सेल्स की 5 लाख रुपए। ठीक है, तो सर आप यहाँ पे वेरीफाई क्या? सर हाँ यहाँ हाँ पे बोलिए। सर एजम्पशन की जगह पे सर हम क्या ये लिख सकते हैं क्या कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को 0.25 सीओजीएस लिखें एट टोटल 1.25 सीओजीएस करके देन टोटल सेल्स निकालें, आई रिपीट मीन करो ग्रॉस प्लीज। प्रॉफिट निकालें। सर जो अभी नहीं नहीं। हमने यहाँ पे हाँ सर जो हाँ अभी हमने यहाँ पे ये हाँ निकाला हुआ है हाँ हमारा सीओजीएस निकाला है, राइट? हाँ हाँ सर हम हाँ यहाँ हाँ। पे
एजम्पशन की जगह पे सर जो अभी हम 100% 25% रख रहे हैं, इस जगह पे सर अगर हम हमारा जो ये है, जस्ट सेकंड सर, सर हाँ हमारा जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हाँ हम वहां पे 0.25 सीओजीएस लिखें हाँ एंड हाँ, ऊपर इट्स ओके। सीओजीएस लिखे, सर वैसे करके हाँ, कैलकुलेट कोई कर प्रॉब्लम सकते हैं नहीं ना? है, कोई नहीं। देखो अगर आप यहाँ 0.25 लोगे तो इसको 1 एजम्पशन कर लोगे, हाँ यानी हाँ, कि आप राइट, एक्स करते हो ना आप 1.25 हो लोग। जाएगा। राइट सर, राइट हाँ, सर। तो कोई कोई इशू नहीं है वो, मतलब वो देखो ये क्या है, एक लेमैन वाला तरीका मैं सिखाता हूँ कि मतलब जरूरी नहीं कि सबकी कैलकुलेशन अच्छी हो या सब कॉमर्स बैकग्राउंड हो। तो कई बार ओके, मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 40 स्टूडेंट को समझ आ गया, 30 को समझ नहीं आया, और 30 को तो हो सकता है बाद में भी ना आए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से मेथड लूं कि वो कॉमन सा मेथड हो और उसको कोई भी समझ सके। तो वहां आप लेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो 101%, ओके उसमें कोई सर। इश्यू नहीं। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या रह गया हमारा, देखो एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक देखो क्वेश्चन में किसी किसी में गिवन होगा, किसी में नहीं गिवन होगा, है ना? तो यहाँ तो गिवन है हमें, ठीक है, 60,000। तो उसमें कुछ ना कुछ और पूछ लेगा आप लोगों से, है ना? और ये हो गया 40,000 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 50,000। एवरेज मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारा एवरेज स्टॉक। अब अपने को लास्ट में क्या करना है, आंसर कैलकुलेट करना। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकालना है, हमने निकालना आईटीआर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। सीओजीएस कितना देखो हमारा क्वेश्चन में आ चुका था 4 लाख, यहां पुट कर दो 4 लाख और डिवाइड बाय 50, तो ये आपका आंसर आएगा 8 टाइम्स। याद रखना है जो भी आज मैं रेशियो डिस्कस करूंगा एक्टिविटी के रेशियो, आपने टाइम्स में उसका जवाब देना है। तो 8 टाइम्स, इट मींस कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि कंक्लूजन आपको क्वेश्चन में है ना, जब आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं तो लास्ट में कंक्लूजन भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपने थोड़ा अपनी ओपिनियन भी देनी वहां पर। तो इट मींस कि आईटीआर ये रिप्रेजेंट करता है जितना एवरेज स्टॉक मेरी दुकान पे या मॉल में या मेरे फैक्ट्री में जितना भी इन्वेंट्री मेरे पास रहता है, उसका लगभग 8 टाइम्स जो है मेरा टर्नओवर, यानी कि मैं 8 बार पूरे साल में जो स्टॉक है ना मेरा, वो मूवमेंट करता है जितना स्टॉक मेरे पास। तो इट मींस आप एक नॉर्मल अगर लैंग्वेज में ऐसे समझो कि अगर मैं रॉ मेटेरियल की बात करूं, तो रॉ मेटेरियल आज मेरे पास लाऊंगा तो मैं वो कहां चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। उसके बाद जो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा तो मेरे स्टोर में रॉ मेटेरियल नहीं बचेगा, मुझे फिर खरीदना पड़ेगा। जब वर्क इन प्रोग्रेस से आपका फिनिश गुड्स में चला जाएगा, तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो गया, तो रॉ मटेरियल आगे कहां आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। मतलब ये एक प्रोसेस है। और रॉ मटेरियल फिर से खत्म हो गया, तो इसका मतलब आप रॉ मटेरियल कितनी बार परचेज करते हो, 8 बार। वही 8 बार आपका कहां जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में। वही 8 बार आप कहां जाता है, फिनिश गुड्स में। तो जितना आपका मतलब, ये तो मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से, लेकिन बहुत सारी फर्में ऐसी होती है जो ट्रेडिंग बिजनेस करती हैं, मतलब उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, तो इसका मतलब वो तो रेडीमेड सामान खरीदेंगे, रेडीमेड बेचती हैं। तो उस केस में उनका क्या होगा, 8 टाइम्स जो है ना उनका टर्नओवर होता है। जैसे पिछला सामान हमने परचेज किया, जब वो सोल्ड हो गया, हम दूसरा खरीद के लिए आए, मतलब कंप्लीट बेचने से पहले लाना है, क्योंकि इसके भी कुछ लेवल होते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं, ठीक है। कि डेंजर लेवल होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, मैक्सिमम होता है, रीऑर्डर लेवल होता है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये अभी नहीं करेंगे, ये हम सेकंड सेमेस्टर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया 8 टाइम्स क्या है हमारा। तो मैं अभी है ना इसका एक एक क्वेश्चन और बाद में देखेंगे हम, वो आपने सॉल्व करना। पहले मैं सारे आज फॉर्मूले करा देता हूँ एक बार आपको। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग, है ना, क्योंकि हो सकता है पीडीएफ में भेज पाऊं ना भेज पाऊं आज, नहीं तो कल तो मैं पक्का श्योर आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सर ठीक है। एक बार ये थोड़ा वापस समझा दोगे? कौन जैसे से वाला? हमने जो फर्स्ट पार्ट था, जो क्रेडिट सेल्स वाला, जैसे हमने निकाला ना 4 हाँ, लाख एंड ये सब। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स था आपके पास 4 लाख गिवन था क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्रेडिट सेल्स नहीं चाहिए, हमें टोटल सेल भी नहीं चाहिए, बट हमें ये पता है कि सीओजीएस कहीं ना कहीं सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए वजह से हमें सेल्स निकालना पड़ा। तो सेल्स की कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हमें सीओजीएस चाहिए, और सीओजीएस कहां से कनेक्टेड है, सेल्स के साथ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो सीओजीएस आ सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, क्रेडिट सेल्स की हेल्प ली। सबसे पहले लिखा क्रेडिट सेल्स, और फिर लिखा मैंने कैश सेल्स। कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, इससे कोई फर्क नहीं है, सेल्स सेल्स होता है, तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल रिप्रेजेंट होगा। क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन था 4 लाख। कैश सेल्स के बारे में बोला था 20% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल मुझे नहीं पता था, तो मैंने लेट किया 20%, ये लिखा कैश सेल्स के आगे, और टोटल सेल को लेट किया मैंने 100, ठीक है।
तो अगर मैं इसको 100 ऐड करूंगा, ये 20 है, तो दोनों का टोटल 100 होना चाहिए, क्योंकि सेल तो दोनों को ऐड करके टोटल सेल बनती है, और इसको मैंने 100 ऐड कर लिया, तो इट मींस कि ये 80 को रिप्रेजेंट करेगा, तभी ये 100 बनेगा। क्यों? 20 तो ये है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, 4 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है 80% को, तो मैंने 80 से डिवाइड किया, और मुझे कितना चाहिए टोटल सेल्स, इट मींस कि 100 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कट करके मैंने अमाउंट निकाल दिया डायरेक्टली, टोटल सेल्स 5 लाख। इट मींस कि टोटल सेल्स जो मेरा है वो क्वेश्चन में कितना 5 लाख है, ठीक है। अब 5 लाख का 20%, देखो 20 बोला ना टोटल सेल का, तो 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख, तो 4 और 1 हो गया 5। क्लियर हो गया अभी क्वेश्चन? ये एक क्वेश्चन बाद में देंगे, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ पहले फॉर्मूले करा देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इश्यू, कभी बीच में रेंज ना चली जाए, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, 1 मिनट, मैं जल्दी से कराने की कोशिश करता हूँ आज। चलिए, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला लेंगे अब हम। लास्ट में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी दूंगा, जैसे लास्ट क्लास में मैंने दिए थे। अभी दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा सेकंड, वो है एवरेज एवीजी, शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा मैं, ये ट्रेड रिसीवेबल, ओ सॉरी यहां नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकाल रहे हैं, आगे लिखेंगे इसको हम। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो किस तरीके से निकलेगा? रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? पैसा रिसीव करना है। रिसीव किससे करेंगे बिजनेस में? हम किससे लेंगे? तो बिजनेस में ध्यान रखना है, एक ही आपको मतलब एक ही मेथड है किसी से रिसीव करने का। बिजनेस में सिर्फ एक ही इनकम मानी जाती है जनरली, वो होती है सेल्स। तो सेल्स मैंने अभी बताया आपको, आइदर कैश और क्रेडिट दोनों तरह की हो सकती है ना। तो कैश सेल्स अगर हो गई तो वो तो पैसा उसी टाइम मिल गया, तो इट मींस उससे तो दोबारा नहीं मांग सकते आप पैसा। इट मींस कि आपकी जो क्रेडिट सेल्स होती है, जिसको आपने मान लीजिए क्रेडिट सेल्स आपने किया अभी, तो क्रेडिट सेल्स किया, तो इसका मतलब वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जो भी जब भी मिलेगी पेमेंट आपको, ठीक है, तो वो क्रेडिट सेल्स आपको बाद में मिलती है। तो इट मींस कि वो जो पार्ट है आपका क्रेडिट सेल्स वाला पार्ट, उसको बोलेंगे हम रिसीवेबल। रिसीवेबल में भी ध्यान रखना है, 2 तरह का होगा सही, 2 तरह का होगा। एक होगा आपका डेटर्स और दूसरा होगा बीआर। बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल। देखिए जनरली अगर इसको लेमन की लैंग्वेज में अगर हम समझें, हाँ प्लीज सर एक बार दोबारा बता दीजिए ये। अच्छा चलो, देखो मैं इसके पीछे लिख देता हूं, ठीक है, यहां समझ लो आप। देखो हमारे पास कैश सेल्स होता है और दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। अब मान लीजिए हमने किसी से कैश सेल्स किया, हमने किसी को प्रोडक्ट सोल्ड किया, बदले में कैश लिया, हिसाब बराबर। आप उसका नाम भी नहीं पूछोगे, वो कहाँ से आया है, क्या नाम है, वटेवर, ये क्यों पूछोगे आप, ठीक है। तो इसलिए उसका तो हिसाब तुरंत खत्म हो जाता है, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या हमारा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब है, देखो अगर आपने किसी को उधार में माल गुड सोल्ड किया है, तो इट मींस कि यानी कि क्या करना है आपने, उससे पैसे बाद में लेने हैं, तो फिर आप उसका नाम भी पूछोगे, एड्रेस भी पूछोगे, फोन नंबर भी पूछोगे, अपने अकाउंट में उसको रिकॉर्ड भी करोगे, बाद में जब पैसा आएगा तो उसको वहां से हटाना भी है, आपने रिमूव भी करना है, मतलब लेजर पोस्टिंग करनी है। तो ये क्रेडिट सेल्स जो होती है ना, यही हमारी क्या होती है, जब आप किसी को क्रेडिट सेल्स करते हो तो इसी को बोलते हैं डेटर्स, ठीक है, डेटर्स, जिनसे आपको पैसा लेना है। अब इसी के 2 पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है डेटर्स और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स को, तो ये बन जाते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल। तो सर हमारे एक बार ये एक बार आप रचिए, ऐसी मैं लिख लूं इसे। मैं स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका लास्ट में, और आप एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ये पीडीएफ आपके पास पर्सनल डाल दूंगा मैं आपके पास, सारी की सारी, ठीक है। अभी आप समझ लो, क्योंकि है ना हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। ओके सर। एक बार कोशिश करो, मैं आपके पास व्हाट्सएप पर्सनली कर दूंगा, आप मुझे ना एक बार हेलो सर लिख के भेज देना आप, ठीक है। देखो हमारे पास क्या डेटर्स और बीआर, दो कैटेगरी है। क्रेडिट सेल्स को कैसे पता चलेगा ये डेटर है ये बीआर है? तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा समझा देता हूँ। देखो जब कोई आपसे क्रेडिट सेल्स लेता है, जब आप किसी को उधार देते हैं, तो हमें टाइम नहीं पता कि उसने कितने दिन के बाद पैसा देना है, तो बोलेंगे डेटर्स। लेकिन जैसे ही वो मान लीजिए आपको ये बता दे कि 2 महीने के बाद मैं आपकी पेमेंट करूंगा, 1 महीने के बाद करूंगा, या 3 महीने के बाद करूंगा, तो जब वो रिटर्न में आपको दे दे पर्टिकुलर, उसके ऊपर एक वो रेड कलर की स्टैंप भी लगती है 1 रुपए की, तो जब वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको ये लिख के दे दे कि पेमेंट कब मिलेगी, तो उसको बोलना है बीआर। तो इट मींस के बात तो वही हुई, आदमी तो वही है ना, बस एक बार रिटर्न में लिख के दे दिया, एक बार नहीं लिख के दिया। तो दोनों की कैटेगरी सेम है, तो इसलिए दोनों को मिला के हम बोल देते हैं कई बार ट्रेड रेशियोबल। तो यही रेशियो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। तो ट्रेड रेशियो, टर्नओवर रेशियो जो है हमारा, वो कैसे निकालना है, टर्नओवर रेशियो।
तो इसके लिए कहाँ किसका रोल हुआ? क्रेडिट सेल्स का, क्योंकि कैश सेल्स तो मैंने बताया उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और डिवाइड करना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। अब हमारे पास देखो ये जो क्रेडिट सेल्स है ये तो आपको मैंने अभी सिखाया क्रेडिट सेल्स कैसे हो गई, तो क्वेश्चन में एक बता के दिखा दूंगा। क्रेडिट सेल्स तो आपका बड़ा सिंपल सा है, टोटल सेल क्वेश्चन में गिवन होगी या कैश सेल्स गिवन होगी, एक अमाउंट गिवन होगी, एक उसके बाद जो है अमाउंट के बाद एक आपको परसेंटेज गिवन होगा, तो आपने उसकी हेल्प से निकाल लेना, क्वेश्चन निकाला था। ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है? अगर क्रेडिट सेल निकालनी हो तो फिर से वही लिख रहा हूं दोबारा से मैं, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू टोटल सेल्स। ठीक है। तो टोटल सेल क्वेश्चन में दे देगा या कैश सेल्स दे देगा, तो आपको क्रेडिट सेल मतलब डायरेक्ट नहीं देगा भाई, सिंपल सी बात ही है आप लोगों की। ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं होगी हमें, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल? तो इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसके लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस ऐड करेंगे इसके अंदर हम क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा यहाँ है, प्लस क्लोजिंग बीआर। इनको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मान लीजिए हमारा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में, आपको कैसे दिया रहेगा? क्वेश्चन में कैश सेल्स दी है मान लीजिए 10% ऑफ टोटल सेल्स या क्रेडिट सेल्स। ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया टोटल सेल्स 11 लाख रुपए। सर एक बार इसका फॉर्मूला रिपीट करेंगे प्लीज? नीचे वाला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यस सर, यस। देखो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, मतलब दोनों ही ओपनिंग ऐड करने हैं आपने, प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर, दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सर ये बीआर क्या है? अब देखिए इसके बाद कैश सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन में मान लीजिए 10% ऑफ क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स दिया हुआ 11 लाख, तो इट मींस कि देखो हमें चाहिए जो क्रेडिट सेल्स वही क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। और साथ में मान लीजिए मैं कहता हूं यहाँ पे आपके दिए हुए ओपनिंग डेटर्स, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 80,000 और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में मान लीजिए आपका क्लोजिंग डेटर्स आपका 120। ठीक है। अब आपने डेट बीआर क्वेश्चन में दिए तो वो ओपनिंग ऐड कर देना, नहीं है तो इग्नोर कर देना। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में डेटर्स ही गिवन होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर एक सेकंड प्लीज। हाँ सर जो भी आप क्वेश्चन करा रहे हैं तो इनको भी अगर हम समझ लें तो कल आप पीडीएफ शेयर कर देंगे क्या इनका? 101% मैं हर बार ही करता हूँ, शायद ये आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं है। नो नो फर्स्ट तो नहीं है सर, बट ऑनलाइन फर्स्ट है। हाँ तो ऑनलाइन फर्स्ट है ना, तभी मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन फर्स्ट है। मैं हमेशा पीडीएफ शेयर करता हूँ। यही सेम क्वेश्चंस होंगे उस पीडीएफ में, राइट? सेम क्वेश्चन, यही इसी की पीडीएफ की बात कर रहा हूँ। कभी भी किसी बच्चे ने इंडिविजुअल भी मुझसे मांगी तो इंडिविजुअल भी मैंने पीडीएफ सेंड किया। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। फर्स्ट को इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था ना, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी टोटल सेल्स। ठीक है। अब मैंने कहा था तीनों में से एक अमाउंट आपको गिवन होगा, एक अमाउंट कोई भी। ठीक है। तो टोटल सेल्स गिवन है हमारा क्वेश्चन में, देखो 11 लाख। अब क्वेश्चन में एक परसेंटेज गिवन है, देखो कैश सेल्स, तो कैश के आगे लिखो यहाँ पर 10%। अभी किसका बोला है 10%? 10% ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स तो गिवन ही नहीं है, बट लेट कर सकते हैं हम इसको कितना, 100%। अगर मैं इसको 100 लेट करूंगा तो 100 प्लस 10 दोनों को मिला के टोटल सेल्स कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 110% को। अब फिर से वही आपको निकालना क्या है, क्रेडिट सेल्स। तो आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 11 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 110 को, मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो आपकी अमाउंट आ गई क्रेडिट सेल्स 10 लाख। ठीक है। अब ये 10 लाख रुपीज हो गया, तो 10 लाख आप क्रेडिट सेल्स निकालो। आपको क्वेश्चन में यही चाहिए थी, नीचे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप निकालना चाहो तो इसका 10% निकालो, 1 लाख, और वेरीफाई भी हो जाएगा क्वेश्चन में।
सेकंड स्टेप क्या है हमारा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर्स कितने हैं आपके 80,000 के, प्लस क्लोजिंग कितने हैं आपके 120 के, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो ये दोनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2 लाख रुपए हुआ, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 लाख हुआ। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रिप्रेजेंट करेंगे आपका कितना, 1 लाख, है ना। तो अब आपका आंसर जो कैलकुलेट करना वो कौन सा है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। के लिए फॉर्मूला आपको मैं ऊपर लिख दिया, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया 10 लाख और डिवाइडेड बाई करेंगे 1 लाख, ठीक है। तो ये आपके पास क्या गया, 10 टाइम्स। मैंने पहले ही कहा था जो भी रेशियो हम इसके निकालेंगे टर्नओवर के वो सारे टाइम्स में निकलेंगे, 10 टाइम्स। अब यहाँ पर एक चीज और, मैं एक फॉर्मूला और अलग से मैं लिख रहा हूं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, है ना। अब ये बात आती है कि 10 टाइम्स जैसे स्टॉक में था, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है वहां पे 10 टाइम्स मैंने बोला था, तो यहाँ 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ। क्या आप में से कोई बता सकते हैं 10 टाइम्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे स्टॉक को कर रहा है 10 टाइम तो। किसको, तो स्टॉक को कितना सेल कर सकते हैं सर 10 टाइम्स हमारे पास। मैं बता देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे साल में आप कितनी बार उधार देते हो, यानी कि ये 10 टाइम्स है। मैंने ये इसलिए पूछा है आप लोगों से क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 10 टाइम्स जो है बेटर रेशियो है या 15 टाइम्स बेटर है या 3 टाइम्स बेटर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको याद होगा मैंने डेट इक्विटी रेशियो जब आप लोगों को कराया था तो मैंने वहां पे बताया था 2:1 होता है, करंट रेशियो में 2:1 होता है, क्विक रेशियो में 1:1 होता है, तो यहाँ भी है ये चीज। तो आप इस बात को समझे कि 10 टाइम्स जो है इसको हम बेटर माने या ना माने, तो मैं कहूंगा कि 10 टाइम्स बुरा नहीं है, मतलब एवरेज है, ठीक है, अच्छा रेशियो है। अगर ये रेशियो होता था 1 टाइम्स, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 टाइम्स होता तो इट मींस के पूरे साल में सिर्फ आप एक बार उधार देते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप उधार सेल करते ही नहीं है, और करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपने किसी को आज उधार सेल्स कर दी और उससे पैसा लेने कब जा रहे हैं आप, 1 साल के बाद। तो सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कि अगर किसी को आप आज उधार देते हैं और 1 साल के बाद उससे पैसा लेने जाएंगे, तो क्या आपको उम्मीद है वो पैसा दे देगा आपको, या उसको याद भी होगा, क्या ये अच्छा बिजनेस है। तो इट मीन्स कि ये जितना भी ज्यादा टर्नओवर जितना भी ज्यादा आएगा ना आपका, उतना ही आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। इट मीन्स कि यानी कि 10 टाइम्स है, अगर ये सपोज करो 20 होता, 24 होता या 30 टाइम्स होता, तो इसका मतलब पूरे साल में आप 30 टाइम्स उधार दे रहे हो। मान लो आप मुझे ही लगा लो, अगर आप इसका एवरेज टाइम कलेक्शन पीरियड का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है, डेज में, वीक में या मंथ्स में। अगर आपसे मंथ्स में पूछा जाए तो आप लिखेंगे 12 मंथ्स और डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। अगर आपसे वीक में पूछा जाए तो आप लिखेंगे 52 वीक्स डिवाइडेड बाई टर्नओवर रेशियो, और अगर आपसे डेज में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 365 डेज डिवाइडेड बाई टर्नओवर, ठीक है। इट मींस के 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, देखो अगर आपने 12 महीने पूरे साल में होते हैं, 10 से आप डिवाइड करो तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी को अगर आज सपोज करो 1 जनवरी को उधार देते हो, तो इसका मतलब आप उससे 1.2 टाइम्स, मतलब 1.2 मंथ्स के करीब हुआ। तो ये लगभग आप कितना मान के चलोगे, अगर मैं महीने को 30 दिन को मैं एक मान के चलूं, है ना, क्योंकि ये हो गया ना, देखो आप 12 से डिवाइड करोगे 10 को तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंथ का ही ले लेते हैं क्वेश्चन, है ना। मान लो 12 मंथ्स को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, क्योंकि टर्नओवर इसमें हमारा 10 टाइम्स है, तो आपका जो आ गया 1.2 मंथ्स आ गया। तो 1.2 मंथ का मतलब क्या समझे हम, तो 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा मान लो एक महीने को, अगर ये 12 होता तो 12 को 12 से डिवाइड करते, 12 को 12 से डिवाइड करते तो 1 मंथ होता, है ना। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं एक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 30 डेज, तो 2 कितना हुआ अप्रॉक्स आपका, तो आप ये मान के चलो लगभग मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन के करीब हुआ। तो एक महीना 6 दिन या 5 दिन के करीब आपका जो है ना पैसा आपको 6 दिन हुआ, क्योंकि 5 से डिवाइड कर दिया ना हमने। तो एक महीना 6 दिन यानी कि 1 मंथ। कोई आपसे पूछे 1.2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो आप ऐसे बोल सकते हो 1 मंथ प्लस 6 डेज, यानी कि आज अगर आप मुझे 1 जनवरी को उधार देते हैं
तो आप मुझसे जो पैसा लेंगे ना वो कब लेंगे, 6 फरवरी को आप मुझसे पैसा लेंगे। यानी कि मैं आपसे नई क्रेडिट उधार मतलब न्यू क्रेडिट सेल्स ले जाऊंगा, पुराना पैसा दे जाऊंगा। तो इससे क्या है, आपका एक टर्नओवर जो है ना वो चलता रहेगा। तो ये बेस्ट रेशियो मतलब मान के चलो बेस्ट ही है, क्योंकि 1 महीने के करीब ही है, तो हर महीने आपसे है ना क्रेडिट सेल्स होती रहती है। अगर डेज में पूछेगा तो डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, और वीक में करेंगे तो वीक में कर सकते हो। एक बार कोई बच्चा इसको 365 को 10 से, अच्छा ये आ ही गया, सीधी सी बात है ये तो, हाँ ये डायरेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ 365 को 10 से करूंगा तो डेज हो गया 36, भाई 36.5 हुआ ना। आप ऐसे समझो, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मंथ्स में 1 मंथ प्लस 6 डेज। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 30 दिन को मान लूं और 6 ये ऐड कर दूं तो 36 दिन हुआ ना, देखो इस हिसाब से। और यहाँ भी हमारा आंसर क्या रहा डेज के हिसाब से 36.5, तो 0.5 तो मतलब थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है, क्योंकि मैंने ये 360 दिन मान लेता तो आंसर एग्जैक्ट हो जाता। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सभी को। ये सर। सर सेकंड वाला एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला पूछ रहे हो आप? नहीं सर, ये जो आपने सॉल्व किया ना, ये 80 प्लस 80,000 प्लस 120। 12,000। यस हाँ राइट। ये दिया हुआ देखो, ओपनिंग डेटर्स गिवन था क्वेश्चन में 80,000, क्लोजिंग डेटर्स क्वेश्चन में गिवन था 120। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो गया 2 लाख, और डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 2 लाख को डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो एवरेज जो मेरा आ गया वो आ गया 1। आप यूं समझो ना, मीन होता है ना, जैसे दो लोगों के पास, एक के पास 50 रुपए, एक के पास 100 रुपए, दोनों को ऐड करके एवरेज निकालना, तो वही सेम एवरेज यहाँ है। ठीक है, ओके सर ये आप बीआर क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, यानी कि डेटर्स जब आप ये श्योरिटी दे दे आपको कि मैं आपका 1 मंथ या 2 मंथ्स में पैसे दूंगा, श्योरिटी दे दे रिटर्न में, तो उसी को बीआर बोलते हैं। डेटर ही बीआर है, आप यूं समझे बस। बस ये जो रिटर्न में ना दे तो डेटर्स बोलना है, और रिटर्न में दे दे तो आपने उसको बीआर बोलना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब इसके बाद थर्ड रेशियो देख लेते हैं। हेलो सर। जी सर फिर दिखाइए, सर ये स्क्रीनशॉट नहीं कौन ले सा रहे। यूनिट पढ़ा रहे हो आप? सर ये कौन से यूनिट पढ़ा रहे हो आप? 1.10 11? दे दिया सर, थैंक यू। क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये चैप्टर कौन सा है हमारी बुक में से? ये जो अकाउंटिंग और मैनेजर है, तो उसमें कौन सा चैप्टर है सर? यूनिट कौन सा है? इसमें है ना, एक्चुअल में मैंने एसएलएम को नहीं देखा है उसमें कौन सा चैप्टर है, ओके लेकिन ओके उसके पीछे भी कोई चैप्टर है, क्योंकि मैं है ना सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ अभी तक। ओके। ठीक है, तो उसमें मेरे ख्याल से सर आई डेप्रिसिएशन थिंक ये नहीं सर, ये एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है चैप्टर 5, उसमें देख पा रही हूँ मैं ये चैप्टर देख लेना। आप लोग चैप्टर 5 बता रहे हैं तो चैप्टर 5 में चेक कर लेना, वहां मिलेंगे ये, ठीक है। एनालिसिस। ओके थैंक यू सर। अब इसके बाद थर्ड रेशियो में करा रहा हूँ आपको। ये है हमारा, जैसे वहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पे ट्रेड पेबल की बात करेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। वहां पे हमने देखा था ना, जैसे मैंने उसके केस में क्या बताया था आपको, देखो यहाँ बताया था मैंने, क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है डेटर और बीआर। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जब आप परचेज करते हैं आप, तो दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर कैश और क्रेडिट परचेज। देखो कैश में परचेज किया तो आपने पैसे दिए हिसाब बराबर, लेकिन अगर आप बात करेंगे, ये बाद में पेज चेंज कर लेना प्लीज। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर आ रही है। ये बाद में पेज चेंज कर लेना, आप ही के पास रहेगी बुक, ये क्वेश्चन आपके पास नहीं रहते हैं, ये समझ लो एक बार आप, ठीक है। नहीं तो आपको वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। परचेज की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट परचेज की बात करें, कैश में अगर आपने परचेज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। लेकिन जब किसी से उधार खरीदते हो आप तो पैसा तो बाद में दोगे ना, तो इसलिए आपने उसको पे करना है, इसलिए उसको बोलते हैं पेबल। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज को भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जब आप किसी को रिटर्न में लिख के नहीं देते कि पैसे कब देने, तो आप क्रेडिटर्स हैं, मतलब जिनके पैसे आपने देने हैं, जिनको पैसे देने उनको आप क्रेडिटर्स बोलोगे, जिनको पैसे आपने देने हैं। यहाँ पर लेने थे पैसे, डेटर्स बोलते हैं, और ये क्रेडिटर्स हो गए। लेकिन जब आप रिटर्न में उसको लिख के दे दोगे कि 2 महीने के बाद हम पे करेंगे, तो उसको बिल्स पेबल बोलते हैं। तो इसका मतलब है वही पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपने पैसे देने हैं, बस सिर्फ नाम बदल दिया आपने उसका। जब आप रिटर्न में दे देते हो तो ये श्योरिटी जी हो जाती है कि आपने उसको पैसे देने ही देने हैं इस डेट के अंदर, तो आपने बिल्स पेबल, वो आप बाउंड टाइम बाउंड हो जाते हैं आप वहां पर।
और क्रेडिटर के केस में आप टाइम बाउंड नहीं है, तो आप बाद में भी पैसा उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 महीने की बजाय 2 महीने भी हो सकता है। तो ये दोनों को प्लस कर दे तो बनता है ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ट्रेड पेबल, तो आइए जरा इस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इट मींस के पेबल की बात जहां भी आएगी तो क्रेडिट परचेज की बात आएगी, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाई करेंगे हम यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। अब ये क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करना है, तो जैसे वहां किया था हमने कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस इक्वल्स टू टोटल परचेजेस, ठीक है। और एवरेज ट्रेड पेबल की अगर हम बात करें, एवरेज ट्रेड पेबल से लेना है ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, शॉर्ट में लिखा है मैंने ये बिल्स पेबल बी स्लैश पी, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल पेबल, यस, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से तो आ ही गया। अगर आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन सिमिलर ही है, उसका कोई खास नहीं है इसमें, लेकिन फटाफट से करा देता हूँ। चलो मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए आपने कैश परचेज दिया हुआ क्वेश्चन में, कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन है मान लो 2 लाख सर एक रुपीस। सेकंड, क्या हुआ सर एवरेज ट्रेड पेबल का एक बार रेडियो फॉर्मूला ब्लर हो नोट गया। कर ले प्लीज। कर लो, रिपीट करोगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, यहाँ प्लस करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देना इसका, प्लस करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, इसको बंद करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड करना है 2 से, तो ये आपका एवरेज बन जाएगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश परचेजेस, और क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज बोल देता है वो, मान लीजिए आपका 80% ऑफ टोटल परचेज। अब क्वेश्चन में क्या करना है आपने, और साथ में दे देगा ओपनिंग ट्रेड पेबल, यानी कि दोनों को कंबाइन करके दे रखा है यहाँ पर। सपोज करो वो दे रखा है 70,000 और क्लोजिंग ट्रेड पेबल को दे रखा है मान लो 90,000, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, देखो सबसे पहले तो वही कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल परचेजेस। इसके बाद कैश परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, ना आपको क्रेडिट पता है ना आपको टोटल पता है, बट आपको ये पता है क्रेडिट परचेज जो है वो 80% रिप्रेजेंट कर रही है किसको, टोटल परचेजेस का। तो टोटल परचेज को क्या लेट कर लेंगे हम 100। अब नेचुरल सी बात है ये 100 को रिप्रेजेंट करेगा तो दोनों का टोटल 100 के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 को। अब फिर से वही क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करना है तो आप क्रेडिट सेल्स लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, आप लेंगे 2 लाख विल बी रिप्रेजेंट टू 20%, तो आप मल्टीप्लाई कितना करेंगे 80% निकाल लेंगे, ठीक है 20 को, तो ये आपका अमाउंट आ गया 8 लाख। अब आप 8 लाख यहाँ पुट कर देंगे, टोटल से परचेज चाहिए नहीं आपको, बट आप निकाल लें जरूर, 10 लाख रुपए आपकी टोटल परचेज आ गई। और उसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल कितना देखो हमारा 70 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे 160 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो गया 80। इट मींस कि आपको आएगा फॉर्मूला ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कितना हुआ देखो आपका 8 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, तो इट मींस कि ये कितना है, बाई चांस ये भी देखो पिछले क्वेश्चन की तरह 10 टाइम्स आ गया, ठीक है। 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, आपको ये पूछे कि जैसे मैंने पिछले में बताया था ना आपको कि 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है,
तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल पूरे साल में 10 बार आप क्रेडिट परचेज करते हैं, मतलब उधार खरीदते हैं। ठीक है, आप यूं समझो। और कोई पूछे कि एवरेज, जैसे वहां कलेक्शन पीरियड था ना, तो एवरेज पेमेंट पीरियड कितना हुआ, आपका पेबल टाइम कितना हुआ, अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो फिर से आपने वही डिवाइड करना है। आपने डिवाइड कैसे करेंगे, आप यहां देखेंगे एवरेज पेबल पीरियड की बात करें हम यहाँ पर, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही 12 मंथ्स, इट विल बी डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में कोई और भी अलग आंसर हो सकता है। डेज में कोई आपसे पूछे तो 365 डेज एंड डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स। और अगर हम यहाँ पे वीक्स की बात करें तो 52 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करा देता हूँ, फिर एक आधे क्वेश्चन में आपको दूंगा, और कोई डाउट हुआ तो फटाफट से ले लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डाउट लेंगे। सर ओपनिंग, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। सर ओपनिंग बिल्स पेबल को ओपनिंग ट्रेड पेबल भी बोल सकते हैं? ओपनिंग बिल्स पेबल को ओपनिंग ट्रेड पेबल भी बोल सकते हैं? दोनों को मिला के बोलना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल दोनों को कंबाइंड करते हैं, तब ओपनिंग पेबल होंगे। पेबल, ओके सर, नोटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक बार। सर इसका स्क्रीनशॉट इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, क्या इसकी पीडीएफ मिल सकती है? हाँ पीडीएफ में सेंड कर दूंगा लास्ट में, वो कर लें, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, वो थैंक कर लें। और सर कोई डाउट हुआ तो फिर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्लास के बाद आज क्लास है ना, फटाफट से ले रहा हूँ, आज मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं दे रहा आप लोगों को। इस क्लास के बाद है ना, जो भी डाउट हो आप मुझसे अभी पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेन है मेरा इशू कि नेटवर्क ना चला जाए या लाइट का इशू ना हो, क्योंकि मैं आज बाहर हूँ। एक्चुअल में घर में होता तो मुझे नहीं होता इतना सारा इशू। ठीक है, तो थोड़ा नेटवर्क का भी इशू लग रहा है मुझे यहाँ पे। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट रेशियो और लास्ट रेशियो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें आपके रेशियो जो है प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन कौन से रेशियो में, पहले सारे रेशियो लिख देता हूं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन उठाएंगे, फिर एक दो आपके डाउट लेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन आपको देंगे और क्लास को ओवर कर देंगे। ठीक है, सारे रेशियो में लिखता हूँ, क्योंकि ये सारे रेशियो आप देखोगे ना तो फटाफट से हो जाएंगे आपके। ये रेशियो में तो मैं ऑलरेडी यूं लगा लो कि करा चुका हूं आपको। ये सबसे पहला रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए आपको चाहिए ना क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो टोटल सेल्स आती है आपकी कैश और क्रेडिट दोनों को कंबाइंड करना है। टोटल सेल जो आएगी उसमें से माइनस करना है सेल्स रिटर्न। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद ये नेट सेल आएगी। तो क्वेश्चन में हम कई बार सिर्फ सेल्स लिख देते हैं, कभी आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ नेट लिखा है वहां पे सेल लिखा है। तो नेट सेल का मतलब ही सेल्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सेल्स रिटर्न हमेशा माइनस करनी ही होती है हमें। ओके, अब इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बाद में करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो ले लेते हैं पहले। ऑपरेटिंग रेशियो आएगा आपका सीओजीएस, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया था, वहां तक आप ऑलरेडी सीख चुके हो। प्लस इसमें ऐड कर देना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर देना ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो आपका जनरली क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में कुछ नहीं होती है, कई बार एक भी इनकम नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है, इस फॉर्मूले में सिर्फ सीओजीएस ब्लर दिख रहा है सर। बेटा मेरी ख्याल से तो अब तो ठीक दिखना चाहिए, बल्कि सर ठीक दिख रहा है अभी। क्या है, क्लियर है सर। ओके देखो बेटा, हमारे पास क्या है यहाँ पर सीओजीएस, जो ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको सिखा चुका हूँ, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल डायरेक्ट गिवन होगा, अमाउंट ही गिवन होगा, वो कोई परसेंटेज या ऐसा कुछ नहीं देगा आपको, डायरेक्ट गिवन होगा। और ऑपरेटिंग इनकम के चांसेस बहुत 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 रेयर मान के चलो, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो बिजनेस में सिर्फ एक ही इनकम होती है, वो होती है सेल्स, क्योंकि बिजनेस किसी के यहाँ जाके नौकरी तो कर नहीं सकता है ना। और मान लो हम बिल्डिंग, मतलब हमारा पर्टिकुलर अगर रियल एस्टेट का बिजनेस हुआ तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं, ऐसा है नहीं कि हम बिजनेस में बिल्डिंग खरीदें और अपना बिजनेस चलाने के बजाय लोगों को किराए पे उस पे रखे, तो अपना बिजनेस के लिए खरीदेंगे बिल्डिंग। तो मतलब हम अदर इनकम के में बिलीव काम करते हैं। जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मान लो मेरे पास 10 करोड़ बिजनेस में लगाए, उसमें से 5 करोड़ निकाल के मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, तो इन्वेस्ट इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम आए।
अरे हमने जब बिजनेस में पैसा लगाया अपने लिए लगाया ना, दूसरों के लिए तो नहीं लगा सकते हम। वही पैसा दूसरा कमाएगा, हमें तो एक इंटरेस्ट मिलेगा, वो क्या पता कितना पैसा कमाएगा, तो वो पैसा हम भी तो कमा सकते हैं। तो इसलिए ऑपरेटिंग इनकम जो है जनरली कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जब ऑपरेटिंग रेशियो आप निकालोगे ना, तो हो सकता है बुक में आपको ऐसे लिखा हो मिले सिर्फ सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हो सकता है माइनस में ऑपरेटिंग इनकम ना हो, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लिख देना। लेकिन क्वेश्चन में जनरली ये इनकम मिलती नहीं है। और इसको डिवाइड करना है अपने नेट सेल्स से और इनटू करना है अपने 100, ठीक है। अब ये जो आएगा अमाउंट, ये क्या माना जाएगा, ये रेशियो जो होगा। और ध्यान रखना है ये सारे परसेंटेज में निकालने हैं आप लोगों ने, ठीक है, परसेंटेज में इसके आंसर आएंगे। जैसे पहला मैंने बताया था प्योर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो था या करंट रेशियो था, वो प्योर रेशियो था, फ्रैक्शन में आया था। आज जो मैंने सीखा एक्टिविटी रेशियो, वो टाइम्स में आई, ये परसेंटेज में आएंगे सारे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। हो सकता है पीडीएफ में अभी थोड़ी देर में ही डाल दूं आप लोगों को, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में एक सिंपल सा मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। देखो आपने क्या करना है, सेल्स में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे, सेल्स में से जो सेल्स है ना आपकी ये वाली, इसमें से माइनस कर देना ऑपरेटिंग, ठीक है, एक्सपेंसेस रेशियो, ठीक है, एक्सपेंसेस रेशियो यानी कि जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया, और डिवाइड करेंगे सेल्स और इनटू करेंगे 100, तो आपका ये आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है। तो आप सुनो, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो क्वेश्चन में 99%, तो मैं श्योर हूं कि एक सेकंड में पानी पी लेता हूं, एक सेकंड। देखिए हमारे पास क्या है, 99% तो मैं श्योर हूं कि ये पूछे ही नहीं जाते हैं कभी भी। मेन होता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और बल्कि इससे भी इंपॉर्टेंट होता है ईबीआईटी, जो मैं अभी आपको आरओआई बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सपोज करो आपका 80% आ जाता है, तो अगला जो है फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट 20 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपके टोटल इनकम में से 80% खर्च हो गया, तो बचा हुआ जो है ना, वो यहाँ पे पूछा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो कितना बचेगा, 20 तो बचेगा। तो इसलिए अगर ये 80 है तो ये 20 होगा, ये 70 है तो ये 30 होगा, ये 75 है तो ये 25 होगा। तो बड़ा सिंपल सा, तो इसको तो बिल्कुल आपने यूं लगा लो, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लिखना और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और अगर आपने डायरेक्ट भी 100 माइनस 20 कर दिया ना, 80 कर दिया, 20 कर दिया, तो भी ये ओके कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट के लिए आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ज्यादातर ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये पूछते भी नहीं है इसको, तो बल्कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट का पूछेंगे, इसके बाद वाला पूछते हैं। नेट प्रॉफिट अपॉन में करना है नेट सेल्स, जिसको मैंने बोला सेल्स भी लिख सकते हैं, इनटू 100। अब आ गया हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है, वो है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, इसमें लिखना आपने ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका एक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से नेट सेल का फॉर्मूला बता देंगे आप प्लीज? का बेटा, नेट सेल्स का सर? नेट सेल्स का, आपने नेट सेल्स का होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न? यस, सेल्स रिटर्न। ठीक है सर, थैंक यू। सेल्स रिटर्न सर गिवन होता है क्या क्वेश्चन में? हाँ, 101% गिवन होता है, अगर नहीं है तो जीरो लेट कर लेंगे आप, मतलब आप इग्नोर कर देंगे उसको, राइट। चलिए अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आरओआई का, अगर मैं बात करूं, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ईबीआईटी, व्हाट डज इट मीन। तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ईबीआईटी जो है ना क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर दे देगा तो फिर क्वेश्चन क्या बचेगा। तो ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करना है, इसका एक क्वेश्चन भी हम यहाँ बनाएंगे। तो ईबीआईटी क्वेश्चन में यहाँ लिखना है, ये टिक कर लो, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले ईबीआईटी में से लेस करते हैं हम लोग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। जैसे ही आपने ईबीआईटी में से आई यानी कि इंटरेस्ट को हटाया, तो आपके पास क्या बच गया, ईबीटी बच गया ये। और अगर मैं इसमें से लेस कर दूं टी, टी का मतलब टैक्स, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका मतलब पहले मैंने इंटरेस्ट को हटाया, फिर मैं ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स में से अब टैक्स को हटा देता हूं। इसको हटाने के बाद जो मेरे पास बचेगा, वो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इट मींस कि नेट प्रॉफिट। तो कई बार इसको पीएटी भी बोल देते, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोल देते हैं, इसको हम अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल देते हैं। तो सोचो कि ईएटी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो नेट प्रॉफिट तो आपको पता चली गया, तो फिर निकालना क्या है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब नहीं पूछते मेरे अकॉर्डिंग। इससे बेटर तो ये है जिसमें आपको थोड़ा कैलकुलेट तो करना है। तो आपका क्या क्वेश्चन में ईएटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, याद रखना ये बात, ईएटी, और आपने पहुंचना है ईबीआईटी तक।
तो मतलब आपने ऊपर से ये नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक टेबल सिखाई थी बैलेंस शीट, वो मैं दोबारा कर रहा हूं, तो ध्यान रखना ये कम से कम 5-6 क्वेश्चन को हमारी हेल्प करेगी ये टेबल हमारी, ठीक है, मतलब 5-6 रेशियो निकालने में। तो इसमें देखो ये बैलेंस शीट है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसकी 2 साइडें होती है हमारी, राइट साइड में राइट साइड में याद रखना ये हमारी असेट को रिप्रेजेंट करती है जिसको हम हमेशा डेबिट बोलते हैं, और ये हमारी लायबिलिटी होती है जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं, और ये कॉलम होता है अमाउंट का, ये कॉलम होता है अमाउंट का, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, असेट जो है ना, इस साइड आपने 3 हिस्सों में इसको बांट लेना है। एनसीए नॉन करंट असेट, जिसको हम फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हैं, जो असेट लॉन्ग टर्म बिजनेस में चलेंगी वो सारी फिक्स्ड असेट्स हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, आपकी गुडविल हो सकती है, कॉपीराइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे फिक्स्ड असेट्स का पार्ट होते हैं। दूसरा इसके बाद एनसीआई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसके बहुत 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 रेयर चांस होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मैंने अभी बताया था कि बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो अपने लिए लगाते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ से पैसा निकाल के किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके कोई चांसेस मुझे लग नहीं रहा क्वेश्चन में होंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा करंट असेट, ये शॉर्ट टर्म होती है, तो जैसे मैंने ये बताया ना, ये लॉन्ग टर्म असेट होती है जो बिजनेस में लंबे समय चलेंगे, लॉन्ग टर्म असेट। ये शॉर्ट टर्म असेट्स होती है, तो इसको बोलते हैं करंट असेट। ये नॉन करंट असेट, तो बीच का पार्ट तो एक किस्म से नाम के लिए लिखा है बस, वो होता नहीं है जनरली, ठीक है। अगर बाई चांस मिल जाए तो लिख देना, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारी दूसरी साइड, इसको बोलते हैं, देखो हम शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है जितना भी ऑनर ने, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं, जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है प्लस जितने भी आपके पास रिजर्व है प्लस प्रॉफिट्स हैं, सबको ऐड कर दें तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एनसीएल और तीसरा होता है सीएल। अब हमारे पास क्या, जैसे आपने देखा ना, यहाँ सीए तो इसके अपोजिट में सीएल है, या एनसीए है तो यहाँ एनसीएल है, मतलब आप यूं समझो सीएल और एनसीएल, सीए और एनसीए, ऐसे याद कर लो, इधर एनसीए और सीए, इधर एनसीएल और सीएल, ठीक है। यहाँ एनसीआई था, यहाँ पे एक एडिशनल क्या गया, इसकी जगह शेयर होल्डर फंड आ गया। अब आपने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो है ना, अगर मैं एनसीएल और सीएल दोनों को कंबाइंड कर दूं, कंबाइंड, तो इसको बोलते हैं हम टोटल डेट्स, ठीक है। और एनसीएल जो है ये सिर्फ, अगर सिर्फ एनसीएल आपको ढूंढना हो तो इसको बोलते हैं डेट, क्वेश्चन में सिर्फ डेट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसके बाद अगर फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर फंड और एनसीएल दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, देखो नीचे के दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डेट बनेगा, बट फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो क्वेश्चन में मैंने अभी देखो यहां बताया आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको निकालना है, तो ये आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, ओके। यहाँ दूसरी साइड हमारे पास क्या है, एनसीए, एनसीए और सीए, ठीक है, इनको हम क्लब कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो याद क्या रखना है, ये जो बैलेंस शीट गिवन है ना, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड को तो सभी को पता है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड ध्यान रखें, इन तीनों को ऐड करके जो टोटल अमाउंट आएगा, टोटल असेट, हमेशा उसके इक्वल होता है लायबिलिटी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए जरा अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, ब्लर आ रही है पूरी। बेटा सर कोई नहीं, आप ये बाद में भेज देना, बिकॉज वो अननेसेसरी बिल्कुल ब्लर है। ठीक है। हाँ अभी वैसे तो आप लोग क्वेश्चन कैसे समझ पाएंगे, फिर तो क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। यस सर नहीं आ तो रहा है, थोड़ी बहुत सी ब्लर आ तो आ रही रहा है। है, बट ठीक है। आ बस रहा वो है आपके इतना तो। समझ पा रहे हैं आप क्या तो बोल रहे हो। आपकी सुन के जो समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है हाँ आपकी सुन के। सर एक्चुअली मोबाइल हिलने की वजह से वो इशू है, अगर थोड़ा सा नहीं स्टेबल आप कहीं नहीं रख पाए मोबाइल। नहीं और नहीं, नेटवर्क भी इशू हो रहा है सर की साइड से। नेटवर्क इशू नहीं है सर, क्योंकि इसका ये नेटवर्क इशू है। हाँ नेटवर्क इशू है, ये मोबाइल की वजह से नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मैं क्लासे ले ही रहा हूँ, और ये तो बहुत टाइम से ले रहा हूँ मैं, मतलब कई सालों से मैं ऐसे ही क्लास हाँ, ले इस रहा हूँ। पर ज्यादा ही ब्लर है सर। हाँ बस वो बेटा नेटवर्क इशू है आज, बस यही, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करा देंगे आपको, ठीक है। चलो कोशिश करो थोड़ा सा समझने की, मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। देखो क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है आपका, हम मान लेते हैं 6 लाख मान लेते हैं, ओके। EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओके, ये रुपीज है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद टैक्स की रेट गिवन है, टैक्स है आपका 40%, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 9%
डिबेंचर्स, वो है आपके 10 लाख रुपीस के। और इसके बाद जो दिया है आपका क्वेश्चन में दिया है शेयर होल्डर फंड, वो है आपका मान लो 15 लाख। ओके, ये है 10 लाख। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर आप डाउट ले लेना, फिर क्लास को ओवर कर देंगे हम। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास सबसे पहला क्या है, हम फॉर्मूला लिखेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब क्वेश्चन में EBIT कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे ले लेते हैं EBIT। सर ने बताया था हमें लेस करना है इसमें से सबसे पहले आपने इंटरेस्ट, फिर लेस करना यहाँ पर, जो करने के बाद बचेगा EBT, लेस करना फिर आपने टैक्स, और फिर लास्ट में बचेगा EAT। और मैंने कहा था लास्ट में आपको यही मिलेगा। तो अर्निंग टैक्स वो क्वेश्चन में गिवन है, देखो 6 लाख, और क्वेश्चन में टैक्स की रेट पता है आपको 40%। अब लेट करो, सोचो कि देखो अर्निंग बिफोर टैक्स आपको क्वेश्चन में नहीं पता है। सपोज करो अगर आपको नहीं पता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, देखो अर्निंग बिफोर टैक्स है किसी ने, चलिए देखिए अर्निंग बिफोर टैक्स का 40% अगर मैं टैक्स पे कर दूं तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 60 को ना। तो इट मींस कि ये 100 हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो अगर हमने टैक्स जो देना वो EBT के ऊपर देना है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसका 40% मैं पे करूंगा तो इसका मतलब इसको कितना लेट कर लो, 100। ये हो गया हमारा 40%। अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 60% को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, देखो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले सिखाया था EBT का कैसे करेंगे फॉर्मूला। 6 लाख अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, EAT रिप्रेजेंट कर रहा है 60% को, तो आपने कैलकुलेट कितना करना है, 100%। तो ये आ गया आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख। आप इसको 10 लाख को यहाँ पुट कर देंगे। अब 10 लाख में से अगर मैं 40% माइनस कर दूं 4 लाख, तो रिमेनिंग कितना बचा, 6 हो गया वेरीफाई। अब ये इंटरेस्ट कहां से लाऊं, तो देखो आपको इस तरीके से एक है ना अमाउंट गिवन होगी, जैसे ये डिबेंचर्स लिखा है, ये ध्यान रखना ये NCL को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी को। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डिबेंचर्स है 9%, ये 9% रिप्रेजेंट करता है जितना टोटल पैसा आपने बाहर के लोगों से लिया होगा, इसका 9% आपने इंटरेस्ट पे करना है। इट मींस के 10 लाख का 9% कितना हुआ, 90,000। और ये कितने से माइनस करना है, EBIT में से। EBIT तो आपको पता नहीं है, बट EBIT अगर पता होता तो उसमें से 90 माइनस करते तो फिर कितना रिमेनिंग रहता, 10। तो इट मींस के 10 को और 90 को ऐड कर दूं तो मेरे पास EBIT कितना गया, 10,90,000 है। ठीक है, और इंटू 100 भी कर देना फॉर्मूले, क्योंकि परसेंटेज में निकलता ही। और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या बताया था मैंने अभी, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने कहा था कि आप क्या करेंगे, टोटल शेयर होल्डर फंड जो भी है आपके पास प्लस NCL दोनों को ऐड कर दो। तो शेयर होल्डर फंड कितने क्वेश्चन में देखो हमारे 15 लाख, और NCL कितना है हमारे क्वेश्चन में 10 लाख। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 25 लाख रुपीस। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ROI फॉर्मूला निकाल लेंगे हम ROI का। तो ROI का EBIT ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो, 10,90,000, 10,90,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 25 लाख, और इनटू कर देता हूं मैं 100। तो ये कितना अमाउंट आ गया, एक बार डिवाइड करना जरा। सर 43.6। 43.6%। ठीक है, और बस ये हो गया, एक मिनट। ठीक है, तो अब इनकी जो है PDF में सेंड कर देता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को है ना 1-2 क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार रिपीट कर दोगे ये
आंसर हाँ रिपीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था अर्निंग आफ्टर टैक्स था 6 लाख, टैक्स की रेट गिवन थी 40%, 9% डिबेंचर यानी कि एनसीएल, नॉन करंट डिबेंचर हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का काम करते हैं, ठीक है, एनसीएल। तो 9% डिबेंचर्स थे 10 लाख रुपीज के। इट मींस कि 10 लाख रुपए आपने लंबे समय के लिए किसी से उधार लिया और हर साल आपको 9% उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। जब तक ये पैसा आप पे नहीं करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स गिवन क्वेश्चन में गिवन था आपका कितना 15 लाख। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मेरा क्या आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। सिर्फ प्रॉब्लम रहेगी मेरी ईबीआईटी। तो ईबीआईटी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी, तो फॉर्मूला में यहाँ लिखा था ईबीआईटी जो है वो हमें क्वेश्चन में नहीं पता था। लेस इंटरेस्ट 90,000 मैंने यहाँ से देख लिया था 90,000, लेकिन जब ये नहीं पता होगा तो इसमें से माइनस करके ये वैल्यू भी नहीं पता होगी। टैक्स की रेट 40% थी बट अमाउंट नहीं पता थी, बट अर्निंग आफ्टर टैक्स पता था मुझे 6 लाख है। तो इट मींस के 6 लाख अगर मेरा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद, और टैक्स की रेट है 40%, तो टैक्स किसके ऊपर पे करना था अर्निंग आफ्टर बिफोर टैक्स के ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर अगर 40 पे करना है तो इसको लेट कर लिया 100, इसमें से 40 पे कर दिया टैक्स, जो बाकी बचा मेरा 60% वो रिप्रेजेंट करता अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कि किसके इक्वल है 6 लाख के। तो 6 लाख को 60 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 10 लाख मेरी वैल्यू आ गई। अब इसका 40% मैंने टैक्स दे दिया तो ये 6 लाख हो गया, वेरीफाई हो गया। ये 90 हमारा था ही, क्वेश्चन में ऊपर से निकाल लिया हमने। तो 10 और 90 दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल इसका मतलब कितना रहा होगा मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 10,90,000। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके पास 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक का मैक्सिमम टाइम है, आप उसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो अभी तक जितने भी रेशियो मैंने कराए हैं, ठीक है, वो सब आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं 5-6 क्वेश्चन मतलब 5-6 रेशियो मिला के दे रहा हूं, लेकिन वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बस वो ट्रिक है एक थोड़ी सी जो आप लोगों को मैंने सिखाई है, आप मुझसे कहेंगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन 5 मिनट एक ट्राई जरूर बनता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो एक बार मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड है। आप ट्राई जरूर करके देखिए एक बार क्वेश्चन की, क्योंकि होता है ना कि हमारे पास चाहे 15 दिन की छुट्टी हो जाए बट समय नहीं होता है हमारे पास। ये क्लास का तो एक यूं लगा लो बहुत अच्छा मेथड है कि क्लास के बहाने क्लास ली जाती है। चलो मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आराम से क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद अपने दिमाग से करता हूँ। तो ये 1 मिनट रुको जरा, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन में ले लेते हैं हम नंबर 4 बना देते हैं, 4 3 जो भी है। सबसे पहले लिखते हैं एनसीए, नॉन करंट असेट। ठीक है, नॉन करंट असेट ले लेते हैं, मान लो 15 लाख रुपए है हमारे पास। ठीक है, और एनसीआई में लिख देता हूं आप लोगों के लिए नील। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, एनसीआई जीरो माना है, बिल्कुल जीरो है ही नहीं। ठीक है, याद रखना ये बात। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 5 लाख रुपए। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है हमारा करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। वैसे ब्लर दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है, वैसे ब्लर मुझे ही लग रहा है, ब्लर दिख रहा है। सर दिख रहा है सर, आप पीडीएफ भेजिए या फोटो। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ ना, देखो एक बार। यस ठीक सर। सर हाँ ठीक है सर, अभी। थोड़ा सा फिर हो ठीक गया हुआ, ब्लर सर। आ रहा है शायद नेटवर्क का ना। सर वो ठीक हो जा रहा है, वापस से ब्लर हो जा रहा है। आप क्वेश्चन बोल दीजिए। हाँ चलो लिखो, एनसीए जो है वो 15 लाख है, एनसीआई जो है नील, वर्किंग कैपिटल आपका 5 लाख है, क्वेश्चन में सीएल दिया हुआ है आपका 3 लाख। ठीक है, और साथ में आपका स्टॉक लिख लो, स्टॉक है आपका 2 लाख रुपए का, और क्वेश्चन में टोटल डेट है बेटा आपके, टोटल डेट, ठीक है, ये है 8 लाख रुपीस के। और क्वेश्चन में आपको जो है क्या क्या कैलकुलेट करना है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। अच्छा, ईबीआईटी तो रह गया हमारा। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में है, अभी क्वेश्चन लिखते रहो इसके बाद। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में है, मान लीजिए आपका ले लेते हैं हम इसको 4 लाख रुपए ले लेते हैं। ओके, आसान बना देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि कई चीजें पूछूंगा मैं इसमें। अर्निंग आफ्टर टैक्स, और टैक्स की रेट है आपका 50%। ओके, और इंटरेस्ट ऑन डेट
इंटरेस्ट ऑन डेट है आपका 10%। ठीक है, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है, कैलकुलेट क्या करना है आपने, फाइंड करना है। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में छोटा सा लग रहा है, इसी तरह की ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपने एक बार ध्यान से समझ लिया तो आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। पहला कैलकुलेट करना आपने करंट रेशियो, दूसरा रेश करना है आपने क्विक रेशियो, तीसरा कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो, फोर्थ नंबर पे लेना है आपने टोटल असेट टू डेट रेशियो, और फिफ्थ नंबर पे लेना है आप लोगों ने प्रोप्राइटर रेशियो, और फिफ्थ नंबर पे आप ले सकते हैं, सॉरी सिक्स पे ले सकते हैं आरओआई। ये 6 रेशियो है, हालांकि इसमें मैं और भी डाल सकता था रेशियो, लेकिन चलो पहले आप ये करके देखो एक, अगर ये क्वेश्चन हुआ तो देखो अभी जरा थोड़ा सा क्लियर लग रहा है ना अभी। यस सर। हाँ सर देखो ये अभी, टैक्स 50%। हाँ 50%, और जो इंटरेस्ट आएगा डेट के ऊपर वो 10% है। मैं नेक्स्ट 10 मिनट्स आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, जिसको नहीं आता है क्वेश्चन वो बाद में समझेगा। 10 मिनट तक सभी जिन्होंने अभी तक रेशियो अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि कम से कम ज्यादा नहीं ना तो 30-40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे क्लासेस अटेंड किए। 10 मिनट्स तक बाकी साइलेंट रहेंगे, और 10 मिनट्स के बाद ये पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लोगों ने नोट करना है। और थोड़ा सा ट्रिकी है बट क्वेश्चन बहुत मजेदार है। अगली 10 मिनट तक मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा किसी की भी, सिर्फ अमाउंट के अलावा। सभी ने नोट कर लिया ये? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फोन को रख दूं 10 मिनट के लिए एक बार। यस सर। सर यस सर। ओके, सर मैंने फर्स्ट टाइम ये क्लास ले रही हूँ और मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, और मेरे को ओके। इसके बारे में कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत सारा है। हाँ, आपके पास कॉमर्स भी नहीं होगी? नहीं सर, और मैं हम्म, अभी इस वक्त आउट ऑफ इंडिया से क्लास ले रही हूँ, टाइमिंग भी ओके। बहुत ऑड है, तो आप एक काम और कर मैं सकते हैं, सुनो मैं अच्छे से आपको बता कनेक्ट नहीं देता कर हूँ। पा रही। हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। जितनी जी भी मेरी रिकॉर्डेड क्लासें हैं, जितनी भी अभी तक की, आप एक बार जी प्लीज उनको ना उनका लिंक है ना, आप ग्रुप पे मिल जाएगा, या ये जो स्टूडेंट हैं इनमें से कोई अब प्रोवाइड करा देगा चैट बॉक्स में। तो वो आप क्लासेस है ना, एक बार प्लीज आप देख लो उनको। उसके बाद आप मेरा नंबर नोट कर लो एक बार, कभी भी उनमें से कोई भी डाउट किसी भी तरह का आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, थोड़ा सा रिप्लाई आने में टाइम जरूर लगता है बट रिप्लाई जरूर आता है, तो 1 2 दिन 3 दिन कभी कभी होता है ना, थोड़ा शेड्यूल हमारा टाइट होता है, जी तो सर, इसकी जी वजह सर। से और मेरा एक और नंबर चीज नोट कर। हाँ जी बोलिए, बोलिए सर। पूछिए आप, क्या पूछ रहे थे? सर नंबर आप बता रहे थे अपना। नंबर 9911 911 राइट सर। 501 501 286। 86। रिपीट करूं? 9911501286। राइट, राइट सर। राइट। थैंक यू सर। एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना आप, बाकी मैं पीडीएफ आपके पास सेंड कर दूंगा, आप मुझे हेलो सर लिख के भेज देना एक बार आप, जितने सर भी एक क्लासेस क्वेश्चन सब पीडीएफ में सेंड कर सर दूंगा। एक और क्वेश्चन था, जो हमारे इंटरनल असेसमेंट है वो क्या भी ओपन हो चुके हैं या नहीं हुए, बिकॉज मुझे वेबसाइट में कुछ अब नहीं नहीं दिखा नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, इंटरनल अभी कहाँ से होंगे, अभी तो दिसंबर में होते हैं वो। सो उसके बाद हमारे सेमेस्टर 1 के एग्जाम अप्रोक्सीमेटली कब तक Yes, हो जाएंगे सर? ये दिसंबर आपके या मतलब मे बी जनवरी दिसंबर के लास्ट या जैन के फर्स्ट वीक में। के फर्स्ट वीक में? राइट यस, सर। क्योंकि मुझे लगता है मिड दिसंबर तक तो क्लासेस ही हैं आप लोगों की। जी सर। सो सर जो हमारी एग्जामिनेशन फीस है वो दिसंबर में ही जाएगी, राइट? मुझे एग्जामिनेशन फीस का आइडिया नहीं होगा, प्लीज इस बारे में मैं नहीं हेल्प करूंगा आपकी। थैंक यू। मैं आपको सर हेलो लिख देती हूँ, आप उस पर लिंक भेज दीजिए सर प्लीज, अगर हो सकता है तो, तो। तो, हाँ नहीं, थैंक लिंक यू। मैं नहीं भेजूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि लिंक का मुझे भी आइडिया नहीं रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ होती है, बट मैं ग्रुप एडमिन को बोल दूंगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है, वो आपको राइट व्हाट्सएप कर। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक ये उस यू। पर ही है।
मैं भी आपको वो लिख दूं, हेलो आप मुझे भी वो भेज दोगे, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ मैं भेज दूंगा बेटा, मैं भेज दूंगा जिसको भी पीडीएफ चाहिए लास्ट क्लासेस की और ये दोनों मिला के, लेकिन मैं आज नहीं भेजूंगा, मैंने कहा ना नेटवर्क इशू चल रहा है बहुत और थोड़ा फंक्शन में भी हूँ मैं जैसे ही है ना हाँ फ्री जी। होते सर कल इवनिंग तक मैं आपको भेज सर Yes, मुझे बेटा। ये पूछना था, कल आप क्लास लेने आओगे? क्योंकि आपने बोला था हाँ, कि ये पिछले मेरे संडे की साथ बैठ कंफर्म नहीं है आपका। बिल्कुल बहुत क्यों लगाओ, मैं यहाँ से है ना लगभग आप मान के चलो 300 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। सोचो मैं अभी बैठा हूँ फंक्शन अटेंड करूंगा, सुबह कितने बजे निकलूंगा मैं कि 9:30 पे क्लास लूं, मेरे लिए तो वास्तव में बहुत हेक्टिक हो गया ये। मैं आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। चलिए यू तो कैन आओगे टेक इसीलिए हम ऑनलाइन भी आएंगे ना, क्लास, ठीक है। यू ओके कैन सर। टेक बिल्कुल आऊंगा ऑफलाइन। बेटा 101%, सर अभी लेकिन तक क्लास एडिशनल क्लास भी है 5th की, तो यू कैन स्किप इट। नहीं, 5th की क्लास भी करेंगे हम, 9th की क्लास नहीं होगी मेरी। ओके ओके। सो सर आप कल ही क्लास ऑनलाइन कर लिए अगर आपको इतना इशू हो रहा है तो, लॉन्ग डिस्टेंस। ऑनलाइन के लिए बेटा फिर वहां पे जो क्राउड है उसको कौन मैनेज करेगा? तो सर आप आपकी समझ कोई रहे रिप्लेसमेंट पे नहीं है क्या वहां पर? हैं? है, रिप्लेसमेंट है। तो सर उनको बोल दो ना, आप क्यों मतलब 3000 किलोमीटर से लाइक व्हाटएवर वेयर आर यू, तो वहां से क्यों सर हाँ, इतना वो कर रहे हो, हेडेक ले रहे हो? नहीं ये ठीक है, बस इंटरनल है, कोई बात नहीं, चलने दो, मैं लेने दो पेन, ये है ना, ये कुछ ना कुछ वो कहते हैं जितना पेन लेंगे हम, तो वैसे मैनेजमेंट वाले हैं, जितना पेन लेते हैं उतना गेन होता है। मतलब वही सर, नो पेन नो गेन। हाँ वही वही। चलो फटाफट से 5 मिनट और है, यू ओनली 5 मिनट्स, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर क्लास ओवर कर देंगे, आज थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज, है ना। यस सर। एक बार मैं फोन रख देता हूँ, काफी देर होगी हाथ में रखे हुए। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे क्या? मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। मैं मैंने आप लोगों ऑलरेडी डाले हुए हैं टीम्स पे, जिसको चाहिए टीम्स एक बार एक्सेस करके यू कैन चेक इट। ओके, कैन यू प्लीज गाइड मी? टीम्स पे अब हमारा जो चैनल है ना, MB 2025-27, वहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से वो है, फोल्डर है। यू कैन चेक माय नेम ओवर देयर, मॉडिफाइड बाय। मैं चैट में उसका लिंक दे देता हूँ। चैट बॉक्स में डाला है जिसको भी चाहिए। ओके, थैंक यू प्रवेश। नो इश्यूज। क्या आप मुझे भी सेंड कर सकते हो? मैं आप ग्रुप में हेलो लिख के भेज दूं। कौन से वाले ग्रुप में भेज रहे हो आप? हाँ, या मैं आपको अपना नंबर दे दूं प्लीज। देखो प्लीज लाइक डू नॉट शेयर इन दिस ग्रुप, हाँ क्योंकि यस यस या यस, दिस इज पर्सनल थिंग। ध्यान रखना आप। हम्म। अगर आप चैट तो एक्सेस कर पा रहे हो तो आई कैन प्रोवाइड माइन, यू कैन जस्ट पुट मी हाय। I आई good लेट to यू। see any chat. That's what सॉरी आई couldn't गेट इट। I could not able to see any chat. सर आपने जो वो क्वेश्चंस दिए थे वो आप करवाएंगे क्या क्लास में? सर
Navneet, you can do one thing. You can just write it at my number. You can just put me hi. I'll add you in the group. Yes. Can you please tell me your number, please? Yeah, 7532 532 022 022 114. 114. Right. Thank you. You're welcome. मुझे लगता है क्लास है ना अब थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि बाहर से बहुत है ना शोर आ रहा है। मैं काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा इसमें, ठीक है ना सभी स्टूडेंट, और फिर इसके बाद मैं ओवर कर दूंगा क्लास आज थोड़ा पहले, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप सभी एक बार प्लीज इसको देख लें एक बार। क्वेश्चन में जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करें, एक बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट मैंने अभी फॉर्मेट आपको बताया था, राइट साइड में आप पुट करेंगे असेट और इधर पुट करेंगे आप लायबिलिटी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, सबसे पहला होता है एनसीए, एनसीआई और सीए, और इधर होता है शेयर होल्डर फंड्स। और मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास सेंड करूंगा, इसमें हमारे पास क्या है एनसीएल और ये हमारे पास है सीएल, ठीक है। अभी हमारे पास देखो, अब एनसीए क्वेश्चन में गिवन कितना था, देखो एनसीए कितना गिवन है 15 लाख, आप यहाँ पुट कर देंगे एनसीए, ठीक है 15 लाख यहाँ पुट कर देंगे। एनसीआई मैंने क्वेश्चन में लिखा था कितना है हमारा नील, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ये कहाँ यूज होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको तो नहीं पता चलेगा, बट देखिए इसमें हमारे पास वर्किंग कैपिटल का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है देखो आपका 5 लाख प्लस 3 ओके, लाख। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सीएल क्वेश्चन में कितना है आपका, सीए क्वेश्चन में नहीं पता आपको, सीएल पता है आपको 3 लाख। अब अगर इस माइनस के 3 लाख को मैं अगर उधर ले जाऊं दूसरी साइड, तो मेरा सीए ऑटोमेटिक कितना हो गया 8 लाख। अब क्वेश्चन में आपको सीए अगर पता चल गया, सोचो, तो सीए को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सीए को यहाँ पुट करूंगा तो 15 और 8 दोनों को मिला के टोटल असेट विल बी 23 लाख, है ना। और ये 23 लाख ही हमेशा इक्वल किसके होता है, लायबिलिटी के, तो 23 ही यहाँ लिख दो आप। अब क्वेश्चन में सीएल आपको पहले से ही पता है कितना है, 3 लाख पता है आपको, ठीक है। अब 3 लाख देखो, ये वाला सीएल ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में एक चीज और मैंने क्या दिया हुआ, देखो टोटल डेट दे रखे 8 लाख के, टोटल डेट कितने के 8 लाख के। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बैलेंस शीट में बताया था, एनसीएल और सीएल दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल डेट को, और वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 लाख। तो 8 में से अगर 3 ये है तो ये कितना हो गया ऑटोमेटिक 5, है ना। और अगर मैं टोटल लायबिलिटी की बात करूं 23 लाख, तो 23 में से दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं 8 को, तो ऑटोमेटिक शेयर होल्डर फंड कितना हो गया हमारा 15 लाख। तो मतलब पूरी बैलेंस शीट में देखो कितनी चीजें गायब थी, सब कुछ हमने निकाल दिया, सब कुछ हमारे पास आ गया। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो बचा हुआ पार्ट है वो हम निकालते हैं। तो मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, सबसे पहला हमारा था क्वेश्चन में करंट रेशियो, पहला करंट रेशियो सीए अपॉन सीएल। सीए क्वेश्चन में देखो कितना हमारा 8 लाख दिया हुआ ना, ये लिख देंगे हम 8 लाख, और सीएल कितना क्वेश्चन में हमारा 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख लिख देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 8 अपॉन 3। और छोटा आप करना चाहें तो इसको 1 मान लें, और इसको कर सकते हैं आप 2.67 में, मुझे लगता है ये अप्रोक्स आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप ध्यान दे लेना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, देखो क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्विक रेशियो का होता है, क्विक रेशियो का होता है लिक्विड एसेट अपॉन सीएल। सीएल तो ऑलरेडी आपका 3 लाख है। अब ये लिक्विड एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जो सीए आपने कैलकुलेट किया ना 8 लाख, इसमें से माइनस कर दो स्टॉक। तो स्टॉक क्वेश्चन में देखो मैंने दिया हुआ 2 लाख रुपए, ये दे रखा। तो 8 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना हुआ 6 लाख, और आपका आंसर आ गया 2:1। आप तीसरा कौन सा रेशियो देखो हमारा, डेट इक्विटी रेशियो, है ना, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो में क्या करेंगे आप, डेट को ऊपर रखेंगे, इक्विटी को नीचे करेंगे, है ना। डेट क्वेश्चन में कितना है, देखो दोनों ही डेट है आपके, है ना, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म, लेकिन जब डेट की बात करते तो एनसीएल लेना है सिर्फ आपने, है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन में कितना 5 लाख, यहाँ 5 लाख पुट कर देंगे आप, ओके। और इक्विटी कितना देखो आपका, इक्विटी है शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी बोलते हैं, तो ये कितना 15 लाख।
तो इट मीन्स कि आपका आंसर आ गया ये। अगर मैं इसको ऊपर वाले को 1 मानूंगा तो ये 3 हो जाएगा, इसको 1 मानूंगा तो ऊपर वाला 0.33 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 4th नंबर पे कौन सा पूछा था मैंने? टोटल असेट टू डेट रेशियो, है ना? तो इसके लिए क्या चाहिए? टोटल असेट चाहिए क्वेश्चन में, अपॉन में डेट। ओके, टोटल असेट कितना क्वेश्चन में? देखो आपका 23 लाख, और डेट कितना है आपका क्वेश्चन में? 5 लाख। अगर मैं इसको 1 बोलूंगा 5 लाख को, मैंने बोला ना, अगर इसको नीचे को 1 बोलेंगे तो ऊपर कितना हुआ? 4.6। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था हमारा? 5th फॉर्मूला, प्रोप्राइटर रेशियो। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इक्विटी अपॉन टोटल असेट। इक्विटी कितना देखो हमारा 15 लाख, और टोटल असेट कितना? 23 लाख। ठीक है, तो इसको अगर आप नीचे वाले को 1 मानोगे तो मुझे लगता है ये कितना हो गया? ये लगभग पॉइंट, एक बार डिवाइड करके बताओ ताकि गलत भी ना हो, क्योंकि आंसर भी 0.65। ठीक है, गुड। इसके बाद 6 कौन सा रह गया हमारे पास? आरओआई। आरओआई के लिए क्या चाहिए आपको? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, देखो है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये 15 और 5 दोनों को ऐड कर दो तो 20 लाख, ऊपर के दोनों पार्ट। ईबीआईटी कैलकुलेट करना है सिर्फ, ईबीआईटी। ईबीआईटी के लिए क्या करना है आपने? लेस करना है सबसे पहले इंटरेस्ट, और फिर हो गया आपके पास ईबीटी, फिर लेस करना है आपने टैक्स, और फिर आ जाएगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैंने कुछ दिया था शायद यहाँ पर, कितना दिया था? 4 लाख। ठीक है, और टैक्स की रेट है 50%। इट मींस कि अगर मैं इसको 100 लेट करता हूं और 50 में टैक्स दे दूं तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 50 को। अगर 54 है तो 50 जो टैक्स दिया वो भी 4 रहा होगा। मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मैं ईबीटी आ गया मेरा 8 लाख। अब सिर्फ प्रॉब्लम रहेगी इंटरेस्ट कितना लें, क्योंकि इंटरेस्ट की तो रेट तो लिखी हुई है। तो ध्यान रखना, ये जो डेट होते हैं ना, ये एनसीएल क्वेश्चन में ना बोले तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एनसीएल है उसकी रेट है 10%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डेट, तो डेट कौन है? डेट, तो यही बोला मैंने एनसीएल। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। अब क्वेश्चन में आपका 8 लाख तक आप पहुंच गए थे, 50,000 और ऐड कर दो तो 850 हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है? यहाँ 850 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने परसेंट आएगा बताना एक बार? 850 डिवाइड बाय 20 लाख, 42.5%, है ना? बस आज की क्लास थोड़ा सा मैं, है ना, प्लीज आज थोड़ा सा टाइम की वजह से, है ना, थोड़ा सा और नेटवर्क का इश्यू है, फिर भी मैंने काफी कोशिश की। तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों के पास कल 101% सेंड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। आज की क्लास का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे नेटवर्क का इश्यू नहीं है। अगर सिर्फ क्वेश्चन कुछ पूछना है आप लोगों ने, या ओवर कर दूं क्लास? सर कल के ऑफलाइन क्लास में आएंगे आप? हाँ, 101%। मैं मॉर्निंग में, मतलब जितना जल्दी हो सके 3-4 बजे निकलूंगा, तब मुझे लगता है मैं पहुंच जाऊंगा 5-6 घंटे में तो आराम से। ओके सर, और 5th को भी है सर, तो 5th को भी आएंगे? 5th को भी आऊंगा, लेकिन 9th को नहीं आऊंगा, ये 101% श्योर है। ओके सर, थैंक यू। ओवर कर दूं क्लास? यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू सो सॉरी मच। सर, नेक्स्ट क्लास कब होगी? थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।